वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। हम लोग आज की क्लास में सीखने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक ठाक समझ आ रही होगी। हालांकि लाइव सीजन में स्टूडेंट्स लगातार बोल रहे हैं कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा कम ही अटैम्प्ट ले पा रहे हैं। बच्चा टॉपिक एक्चुअली क्या है, ये प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक है। मैंने कितनी ही बार कहा है कि जो मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स ये बच्चा दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होती है प्योर, दूसरी होती है अप्लाइड। अब अप्लाइड जो होता है वो बच्चों को बहुत बढ़िया लगता है, बहुत पसंद आता है। जैसे कि डिफरेंशिएशन बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि बच्चा फॉर्मूला बना बनाया दे दिया कि आपको वैल्यूज पुट करना है, आंसर पाना है। इंटीग्रेशन में कितना आनंद आ रहा था। क्यों आनंद आ रहा था? क्योंकि भैया ये अप्लाइड का टॉपिक है। अप्लाइड में एक फॉर्मूला है, उसको बस अप्लाई करना है। अब जब प्योर मैथमेटिक्स यहाँ पर नानी क्यों याद आ रही है? क्योंकि बच्चे यहाँ पर कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। अब फॉर्मूला नहीं होता है तो क्या है कि आपको थोड़ा सा सोचना है। प्योर मैथमेटिक्स में सारा काम थिंकिंग का है। बात समझे कि नहीं समझे? तो थोड़ा सा सोचेंगे और चीजों को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन यानी एक्सरसाइज 1.1 थोड़ा सा आसान टॉपिक है, अगर आप चीजों को कंप्रेस कर पाए। जैसे कि ये देखिए, ये क्वेश्चन जो अभी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये एक्चुअली कंप्रेस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें कहा गया है नंबर ऑफ साइड्स इन P1 एंड P2 बी द टू पॉलीगॉन्स एंड नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2। अब ये जो मैंने यहाँ पर मैथमेटिकली डिफाइन किया, इसको जब आप क्वेश्चन को देखेंगे बुक में, तो ये एक्चुअली थ्योरेटिकली वहां पर डिफाइन है। अब अगर आप उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर तुमको टफ लगेगा, तुमको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से स्टार्टिंग करें कहाँ से नहीं करें। मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, आज भी लाइव सीजन हुआ, बच्चे सब बोल रहे थे, तो आज के लाइव सीजन पे फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए मैंने हिंट दे दिया है, कुछ प्रयास आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढेरों बार पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 को अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि आज की क्लास हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। फिलहाल आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, इतना नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है बच्चा, वो आपको रिलेशन जो थ्योरेटिकल पार्ट पे दिया होगा आपको कंप्रेस करके थोड़ा सा मैथमेटिकली लाना है। मैथमेटिकली एक बार अभी आप गेन कर लेंगे तो फिर आपको टॉपिक आसान लगेगा। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 14 को जरा डिस्कस करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हम समझ नहीं पाते हैं, सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करें। हाँ, कशिश कशिश निशात कह रही थी, सर मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करूँ। अरे भाई, कितनी बार बताया है, सोल्यूशन स्टार्ट करना बिल्कुल आसान है। क्या लिख देते हैं सबसे पहले? गिवन दैट। क्या लिख देते हैं? गिवन दैट। अब इतनी बात तो याद रख ही सकती हो। अब ये कौन सी बहुत भारी बात बता दी है? गिवन दैट के बाद में पॉइंट नंबर 1 एकदम रटा रटा है बेटा। इससे आसान कहीं नहीं है, इससे जितना आसान पढ़ा रहा है इससे आसान कहीं नहीं है। रिलेशन में तुमको बता रखा है कि क्लास 12 में जितने भी रिलेशन आप पढ़ोगे वो हमेशा रिलेशन ऑन इट सेल्फ है। इट सेल्फ का मतलब तुमको हमेशा एक ही सेट दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तुमको कोई एक सेट दे दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन को वहां से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में बता देना है कि लेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल लाइंस। क्या बात कही जा रही है? सेट ऑफ ऑल लाइंस। बच्चे ये देखिए, ये यहाँ पर एल है, ए नहीं है, और यहाँ पर लेट भी नहीं करोगे। क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया गया है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। इन एक्स वाई प्लेन, तो ये देखिए बच्चे, ये आपके पास एल आपको दे दिया गया। अब यार एकदम आसान है। पॉइंट नंबर 2, अब बताओ पॉइंट नंबर 2, 2 पॉइंट में याद करने, तुम लोग वो भी नहीं याद कर पा रहे हो। हाँ, पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या लिखते हैं? आ रिलेशन। आ रिलेशन। बच्चा सब लिखने का मजा है, यहाँ पर जो मजा है वो बच्चा किस चीज का है? लिखने का है। आ रिलेशन। अब आप जानते हैं रिलेशन असल में क्या होता है? सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। लेकिन यहाँ पर तो जो सेट है वो सिंगल है, तो इसलिए यहाँ पर रिलेशन ए टू इट सेल्फ हो जाएगा, मीन्स एल टू इट सेल्फ हो जाएगा। मीन्स आर इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एल क्रॉस एल। क्या इतनी बात समझ पाए? अब यहाँ पर वही चीज आती है जो सेट तुमको दे दिया जाता है। यार इतना तो एकदम आसान है। इज डिफाइंड एज, एकदम आसान, एकदम आसान। अब देखो क्वेश्चन को फिर रीड करो, वहां पर तुमको देखने को मिलेगा कि किस तरह से डिफाइन किया गया है। अब ये बात तुमको नकल करना है। अब यार अगर बताओ तुम लोग नकल भी नहीं कर पाओगे और इस एज में आने के बाद हम तुमको ये सिखाएंगे कि नकल कैसे की जाती है, तो फिर मतलब यार क्या ही बताएं। बच्चा, हर चीज की कोचिंग नहीं होती यार, हर चीज सिखाई नहीं जाती है। कुछ चीजें खुद से नकल भी खुद से। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। L1 L2, तो यहां से हमको क्या पता चलता है? सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। क्या यही है रिलेशन? L1 इज पैरेलल टू L2। अब यहां से देखो, ये जो इतना थियोरेटिकली लिखा हुआ है, इसी को अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मैथमेटिकली डिफाइन करने जा रहे हैं। बताइए कैसे डिफाइन करेंगे, बताइए। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कैसे डिफाइन करूंगा। कशिश निषाद, आप मुझे बताएं कि कैसे डिफाइन करेंगे। फटाफट जल्दी से वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख डालो। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, L1 और L2।
दिस इम्प्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L2। एकदम आसान, एकदम आसान। अब बस क्या, अब दो चार का क्या मर्डर कर डालोगे तभी पता चलेगा कुछ कर रहे हैं। अरे भाई तो उसको अब उससे ज्यादा मैथमेटिकली वो कन्वर्ट नहीं हो सकता था, ये प्योर मैथमेटिक्स पर आ गया। अब अच्छा देखो, इतना काम कर लेने के बाद में फिर कुछ नहीं बचा है, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, कोई दम नहीं है। सबसे पहली हेडिंग हमें क्या डालनी है, आर इज रिफ्लेक्सिव। कितनी ही बार पढ़ाया है, रिफ्लेक्सिव में नंबर ऑफ कितने आर्बिट्री एलिमेंट्स लेते हैं, 1। यहाँ पर हम क्या बताते हैं, लेट L1 बिलोंग्स टू L। L क्या है, सेट है, और जबकि L1 क्या है, वो उसका एक एलिमेंट है। यहाँ से क्या पता चलेगा, L1 R L1। यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L1। यहाँ से क्या पता चलता है, ऑब्वियसली ट्रू L1 ऑब्वियसली ट्रू। आप मुझे बताएंगे कि ऑब्वियसली ट्रू क्यों है, आप मुझे बताएंगे कि ये जो मैंने यहाँ पर ये इतनी गहरी बात लिख दी है ऑब्वियसली ट्रू, आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार इस ऑब्वियसली ट्रू का सेंस यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये जो मैंने लिख दिया है, हिंदी मीडियम छात्र छात्राएं ध्यान देंगे कि जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये परम सत्य है, आखिरकार ये परम सत्य क्यों है। आपको ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके अपना रिप्लाई जरूर देना है। क्या मेरी बात समझ पाए, दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, ये बच्चा बात यहाँ से प्रूव हो जाती है। सेकेंड केस हमारा क्या बनता है, सेकेंड केस हमारा बन जाता है आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में नंबर ऑफ आर्बिट्री एलिमेंट्स कितने लेते हैं बच्चा, नंबर ऑफ आर्बिट्री 2। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है लेट L1, L2 बिलोंग्स टू सेट L। अब यहाँ से पहला केस बनता है L1 R L2, दिस इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L2। दूसरा केस बनता है L2 R L1, दिस इंप्लाइज दैट L2 इज पैरेलल टू L1। मैंने कितनी बार कहा है कि 10 सवाल लगाने से बेहतर है एक सवाल सीखो। जितने भी वीडियो देखना, एक एक वीडियो में बस एक ही एक क्वेश्चन में भेज रहा हूँ इस समय, क्योंकि मुझे पता है कि रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कम समझ में आता है। चाहते तो एक ही दिन में सारे क्वेश्चन खत्म कर सकते थे, मगर एक एक क्वेश्चन भेजने का क्या रीजन था, ताकि आप चीजों को गहराई से समझ पाएं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन का एडॉप्टेशन कहाँ से होना चाहिए और हर पार्ट में हम क्या करते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को सीखना है, बात समझे कि नहीं समझे। और अगर इन छोटी छोटी चीजों को नहीं सीख पाओगे तो बच्चा यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 14 क्वेश्चंस हैं, उसका तभी हम एग्जाम्पलर से पूछेंगे तो लटक जाओगे। एग्जाम्पलर रट्टा मार लोगे, फिर हम कोई दूसरा रिफ्रेशर उठाएंगे वहां से पूछेंगे तो लटक जाओगे। लेकिन एक बार अगर आपको लिखने का तरीका आ गया, अगर आपको चीजों का अडॉप्टेशन आ गया, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, रिफ्लेक्सिव में आर्बिट्री एलिमेंट 1 लेते हैं, सिमेट्रिक में आर्बिट्री एलिमेंट्स 2 लेते हैं, 2 इक्वेशन बन जाती है। देखिए यहाँ पर एक लेते हैं इसलिए एक इक्वेशन बनती है, यहाँ पर 2 लेते हैं इसलिए नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी बनती है, 2 बनती है। हमेशा कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, हाँ इक्वेशन 1 का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, L1 R L2, दिस इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L2, दिस इंप्लाइज दैट L2 इज पैरेलल टू L1। अरे यार अगर लाइन L1 जो है ये L2 के पैरेलल है तो क्या ये इसके पैरेलल नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ से बच्चा अब आगे देखते हैं, यहाँ से L1 R L2, हालांकि जिस दिन मैंने इस क्लास की शुरुआत की थी, जिस दिन ये फर्स्ट वीडियो था रिगार्डिंग टू द रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें देखना फर्स्ट वीडियो में ये सारे केसेस जो आज यहाँ लगा रहे हैं सारे केसेस मैं सुनाए थे, एक एक केस सुनाया था, एक एक केस, जितने बुक में क्वेश्चन है एक एक केस उसी दिन सॉल्व करा दिया था, उसी दिन बता दिया था कि कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा सिमेट्रिक होगा, कौन सा ट्रांजिटिव होगा, कौन सा नहीं होगा और कौन सा इक्विवेलेंस होगा, सब बताया था। अब इतने ये 5 6 7 वीडियोस के बाद में मुझे लगता है कि अब तो यार कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाना चाहिए और साथ ही साथ क्वेश्चन को रीड करते ही आपको पता चलना चाहिए कि वो कौन सा किस कैटेगरी में रिलेशन की किस कैटेगरी में वो होल्ड होगा। हाँ बच्चा यहाँ तक देखो आ गए हैं, इस बात को हम जानते हैं, ये भी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, L2 R L1, क्या इतनी बात समझ पाए। ये बात कहाँ से लिख दी गई है, ये बात इक्वेशन 2 से लिख दी गई है। क्या ले लिया था, L1 R L2 ले लिया था। आगे बढ़ा जाए, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब ये सब ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक है, आगे देखते हैं भैया। रिलेशन नेक्स्ट जो है वो क्या है, R इज ट्रांजिटिव। हाँ भैया, ट्रांजिटिव रिलेशन में कितने आर्बिट्री एलिमेंट्स लेते हैं, 3 आर्बिट्री एलिमेंट्स ले लेते हैं, L1 L2 और L3, बिलोंग्स टू सेट L के अंदर से ही जनरेट होगा और सेट L हमेशा वही होगा जो यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया जाएगा।
अब यहाँ पर जबकि 3 आर्बिट्री एलिमेंट्स हैं तो कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगी? 3 बनेंगी। तो L1 R L2 इक्वल्स टू L1 इज पैरेलल टू L2, L2 R L3, this implies that L2 parallel to L3, after then L1 R L3, this implies that L1 is parallel to L3। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? देखो कितना आसान है, यहाँ पर एक एलिमेंट लेना है, एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर 2 आर्बिट्री एलिमेंट्स लेने, 2 इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर 3 आर्बिट्री एलिमेंट्स लेने, 3 इक्वेशन बनेगी। एकदम आसान है यार, कुछ टफ थोड़ी है। अब ये सारा खेल बच्चे यहाँ का है, यहाँ का। अब तुमको लग रहा है ये टफ है तो तुमको लगता रहेगा टफ है, चाहे हम जितना ही आसान पढ़ा लेने के तुमको लगेगा ये टफ है। अब बताइए, ये देखिए सब लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं भैया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब कौन से 2 इक्वेशन ले लेते हैं? हाँ, फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। यहाँ पर लिख दिया जाए बाई फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है L1 R L2 कॉमा 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 L2 R L3, दिस इम्प्लाइज दैट क्या देखने को मिलेगा? L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। अब मैंने कितनी बार समझाया है, मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि एंड कुछ भी लिख सकते हो, एंड के लिए आप फ्री हो यार। इतनी ज़्यादा छूट बताइए आपको कहाँ मिलेगी? इतनी छूट तो घर वाले भी नहीं देते जितनी छूट आपको मैथ देती है। एंड के प्लेस पर कुछ भी कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परपेंडिकुलर, पैरेलल, जो तुम्हारी इच्छा करे, इक्विवेलेंस, सिमिलर, बस कुछ भी करके ये वाली इक्वेशन। बात समझे कि नहीं समझे? इक्वल कैसे होगा यार? फिर वही बात, पैरेलल, पैरेलल इज द करेक्ट आंसर। L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। बीच वाली कनेक्टिविटी को खत्म कर देते हैं, तो बीच वाली कनेक्टिविटी को खत्म करते ही हमको क्या देखने को मिल जाता है? हमको इधर देखो बच्चा, इधर हमें देखने को मिलता है L1 इज पैरेलल टू L3। ये किसके इक्वल है? ये L1 R L3 के इक्वल है। यहाँ से चल क्या रहा था? ये थोड़ा सा बच्चा थोड़ा सा चौपट हो गया है, 1 मिनट। L1 R L2 कॉमा L2 R L3, दिस इम्प्लाइज दैट L1 R L3। क्या मेरी बात समझ पाए? एक स्टेप अभी फिर देखो गड़बड़ है। L1 इज पैरेलल टू L3, बस जंपिंग नहीं होती है, ये बच्चा प्योर मैथमेटिक्स है। बहुत सुकून से प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट लेना है, और यहाँ के प्रॉब्लम में कोई दम वम नहीं होता है। यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा L1 R L3। यहाँ से क्या पता चलता है? दिस इम्प्लाइज दैट R कैसा हो चुका है? R इज ट्रांजिटिव हो चुका है, R इज ट्रांजिटिव। अब तुमसे अगर कहता है कि प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसी के नीचे एक लाइन ऐड हो जाती है, since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation, और बात खत्म हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं, आप बेहतर तरह से चीजों को कैच कर पा रहे हैं। आइए जरा इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बात कह दी गई है? क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या देखने को मिलता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ से एक तुमको सेट दे दिया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसी के साथ में तुमको R एक रिलेशन दिया गया है A, B सच दैट A इक्वल्स टू B माइनस 2, B इज लेस देन 6, B इज ग्रेटर देन 6। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। अब ये देखिए, अब देखिए जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने पूरे आर्यभट्ट मैथमेटिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो अब उनको ये प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो अप्रोच है वो थोड़ा सा टेक्निकल हो चुकी है। अब यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि प्लस माइनस का मतलब क्या है, आपको डिफरेंस दिया जा रहा है। अब देखो तुमको उसमें नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से दे दिए गए हैं? कह रहा है 2, 4 बिलोंग्स टू R, 2, 4 बिलोंग्स टू R, आफ्टर देन 6, 3, 8 बिलोंग्स टू R, फिर 6, 8 बिलोंग्स टू R and 8, 7 belongs to R। कह रहा है which option is correct? ऑप्शन 3 and ऑप्शन 4। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अब बहुत सारे मासूम बच्चे होंगे जो कि को वेरीफाई करने लगे, हाँ मतलब मैनुअली, लेकिन देखिए अगर आपके पास स्मार्टनेस होगी तो आप आसानी से बता देंगे। कैसे बता देंगे? पता चल रहा है यार कि A और B के बीच का डिफरेंस 2 है। A और B के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। अब देखो क्या इसमें डिफरेंस 2 है? बिल्कुल है। इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, 2 में से कोई एक जाएगा। कहा जा रहा है B इज ग्रेटर देन 6, B की वैल्यू 6 से बड़ी है। अरे यार ये 4 का 6 से बड़ा होता है, मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि चीजों में पार्टिसिपेट करते रहा करो। बात समझे कि नहीं समझे? आप वेरियस फील्ड में पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे आपका दिमाग जो है ना
वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, आपके माइंड का सेरेब्रियम थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, आप चीज़ों को ज़्यादा डीप में सोच पाएंगे, ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। और नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो भैया क्या है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो यही रट लगाए रहते हैं कि सर पहले 12th कर लेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे। अरे यार 12th करने के बाद में फिर क्यों ही 1 साल बर्बाद करोगे। फिलहाल कोई बात नहीं, मुझे क्या ही लेना देना। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। इसी के साथ में अब आप पूरी एक्सरसाइज देख सकते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन थे सारे मैंने बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे भी सॉल्व करा दिया है, आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बता दिए। और ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था ये एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग क्लास 11th का क्वेश्चन है, ना कि क्लास 12th का क्वेश्चन है। तो बाकी बच्चा सब आसान है, ठीक है। तो अब हम लोग जल्द एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।